हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से दो प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो इस हफ्ते काफी वॉलेटिलिटी थी निफ्टी के अंदर और ओवरऑल इस हफ्ते -2.4% की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ। अगर निफ्टी के वन डे चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस रेड बॉक्स में कंसोलिडेशन चल रही थी, जो हम पिछली 2 वीक से ये डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रही है और या तो ऊपर या नीचे दोनों तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, बट इस कंसोलिडेशन फेज से निफ्टी निकलने वाला है। और वही इस हफ्ते हमने देखा। इस चार्ट को थोड़ी और नजदीकी से देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक डाउन किया, यानी कि डाउनसाइड की तरफ तोड़ा। इट ब्रोक डाउन ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज और अभी जो निफ्टी की लेवल है ये 50 डे मूविंग एवरेज, जिसका 50 डे डेली मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और वो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 11,500 के आसपास का। तो अगर 11,500 को निफ्टी तोड़ता है तो फिर काफी नीचे की गिरावट भी आ सकती है। 11,000 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, वहां तक भी निफ्टी में गिरावट आ सकती है अगर 11,500 का सपोर्ट लेवल निफ्टी तोड़ता है तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक क्रूशियल सपोर्ट के लेवल पे अभी निफ्टी है और आगे आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी अगर रहती है और निफ्टी में गिरावट और आती है तो आगे हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहां जाके सपोर्ट लेती है। अगर थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें और वन वीक चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते की जो चार्ट बनी, इस वीक की जो चार्ट बनी है, ये लास्ट चार्ट जो रेड बबल के अंदर दिखाया हुआ है, कितनी बेरिश चार्ट है ये। आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते की जो कैंडल बनी वो बेरिश लॉन्ग वीकली कैंडल बनी है। तो यहाँ पे काफी बेरिश सिग्नल्स परसिस्ट कर रहे हैं और वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। इस कैंडल को देख के लगता है कि अभी निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी दिख सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों में। अगर थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, आप देख सकते हैं कितने सालों की चार्ट है यहाँ पे और ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि अपने चारों मंथली मूविंग एवरेजेस से निफ्टी अभी ऊपर है, काफी ऊपर है। बट यहाँ पे भी जो लास्ट ये इस मंथ की कैंडल बनी, अक्टूबर अब एंड हो चुका है, तो अक्टूबर की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन तो दिख रही है, आपको लगेगा कि ये बुलिश कैंडल है, बट एक्चुअली ये बेरिश कैंडल है क्योंकि इसकी टेल आप देख सकते हैं, अपवर्ड टेल इसकी कितनी ज्यादा लंबी है और बॉडी रिलेटिवली छोटी है। तो इसमें भी हमें लगता है कि ये चूंकि एक लॉन्ग टेल्ड मंथली कैंडल बनी है अक्टूबर की, यहाँ पे भी हमें बेरिश सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है 1-2 हफ्तों के लिए या 3-4 हफ्तों के लिए निफ्टी में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इस बात की इंडिकेशंस ये सारे चार्ट हमें दिखा रहे हैं। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई का वैल्यू अभी भी रेंज बाउंड है, बट 48 की आरएसआई है जो कि इस रेंज की टुवर्ड्स द बॉटम साइड है। इस रेंज को अगर आरएसआई ने फिर से तोड़ा तो ये फिर से नीचे जा सकता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से ये आरएसआई रिबाउंड करके और फिर निफ्टी में थोड़ी मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है, या फिर आरएसआई टुवर्ड्स द डाउन साइड फिर से इस रेंज को ब्रेक करता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा। अभी आरएसआई को जो वैल्यू 48 है जो कि न्यूट्रल है बट विथ अ बेरिश मोमेंटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरावट आ रही है पिछले 2 हफ्तों से और अभी करंटली आरएसआई का वैल्यू 48 है। एमएससीडी में भी वही इंडिकेशंस हमें दिख रहे हैं। एमएससीडी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर बना है और उसकी जो गैप है वो काफी वाइड हो गई है। सो द बेरिश क्रॉसओवर गैप हैज वाइडेंड ओवर द पास्ट वीक। तो इस हफ्ते ये जो गैप है ये काफी बड़ी हो गई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अब फिर से इस गैप में थोड़ी और गिरावट आती है, जैसा हमने यहाँ देखा था कि काफी गिरावट आ गई थी जिसके कारण ये गैप बढ़ गई थी, या फिर निफ्टी में फिर से रिबाउंड आता है और इस क्रॉसओवर को निफ्टी फिर से बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट कर देता है। ये हमें देखना पड़ेगा। बट अभी करंटली जो इंडिकेशन आ रहे हैं उसके हिसाब से बेरिशनेस ज्यादा दिख रही है निफ्टी में, बुलिशनेस कम, जिसके कारण आगे चल के वॉलेटिलिटी हमें कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूज तो नहीं है, बट एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि ग्लोबल स्केल पे नंबर ऑफ केसेस जो है फिर से रिबाउंड करने लगे हैं।
फिर से रीसर्जेंस हो गई नंबर ऑफ केसेस की। हर डेवलप्ड कंट्री में आप देख लें, वो चाहे यूएस हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री में, आप इंग्लैंड का भी सुन रहे होंगे, वहां पे सेकंड वेव ऑफ लॉकडाउन स्टार्ट होने वाले हैं, और फ्रांस और स्पेन में तो ऑलरेडी सेकंड लॉकडाउन शुरू हो भी गए हैं। तो काफी सारी कंट्रीज में फिर से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और आशंका ये है कि जैसे जैसे हम विंटर सीजन, कोल्ड सीजन में एंटर करने वाले हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज हैं, वहां पे फिर से रिसर्जेंस ऑफ वायरस केसेस आ सकते हैं, और एक्चुअली आना शुरू भी हो गया। नंबर ऑफ केसेस जो यूएस में है, मार्च से भी ज्यादा नंबर ऑफ केसेस ऑन अ डेली बेसिस अब आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, कितनी बैड न्यूज इस सारे सिचुएशन के अराउंड फैली हुई है अभी भी। इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस है वो पहले की तुलना में कम है, हालांकि अभी भी ऑन अ डेली बेसिस 50-55,000 नंबर ऑफ केसेस के आसपास आ रहे हैं। जो टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इंडिया में है वो 81.4 लाख हो गए, 80 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ फर्टैलिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं इंडिया में, वो 1.22 लाख है, जो कि एक बहुत ही सैड फिगर है। हम 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास लोगों को खो चुके हैं केवल इस कोविड के कारण। एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन बना रही है, जिसकी फेज 3 ट्रायल की हमने पिछली वीकली मार्केट हाइलाइट्स में डिस्कस भी की थी कि उसकी फेज 3 ट्रायल्स इंडिया में स्टार्ट हो गई हैं फिर से। उसने ये कहा है कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, हाई रिस्क पर्सन हैं, उनको क्रिसमस तक वैक्सीन अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। दिस लिस्ट ऑफ हाई रिस्क पर्सन वुड इंक्लूड पीपल वर्किंग एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, इमरजेंसी वर्कर्स एटसेट्रा। तो ये फेज 3 ट्रायल्स, जैसा हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, फेज 3 ट्रायल्स इसकी चल रही हैं, और जैसे ही उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं तो दिसंबर 2020 में, यानी क्रिसमस के आसपास, एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कहा है कि दिसंबर 2020 में कुछ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को, हाई रिस्क ग्रुप्स को ये वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी वो। हालांकि द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर 2021। तो 2021 में ही वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी इसकी पॉसिबल हो पाएगी एट अ मास लेवल, एट अ लार्ज स्केल, केवल 2021 के जून जुलाई, जो हमने पिछले हफ्तों में बात भी की है इसकी, कि जून जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि उस समय तक वैक्सीन मास स्केल पे प्रोड्यूस हो सकती है और सभी तक पहुंच सकती है। बट स्टार्टिंग वो कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका कोशिश करेगी कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, हाई रिस्क ग्रुप्स को दिसंबर 2020 में ये वैक्सीन उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी एस्ट्राजेनेका। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर बात करें तो डीजीसीए ने, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे बैन थी उसको बढ़ा के 30 नवंबर तक कर दिया। तो इस मंथ की एंड तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया की वंदे भारत फ्लाइट चल रही थी, जिसमें जो इमरजेंसी फ्लाइट्स थी, जिनको घर आने की जल्दी थी या फिर इमरजेंसी रीजन थी, उसके चलते जो फ्लाइट चल रही थी वो चल रही थी। और साथ ही साथ बहुत सारे कंट्रीज के साथ इंडिया की जो एयर बबल प्रोग्राम है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो और भी कुछ कंट्रीज को ऐड किया गया इस प्रोग्राम में, जिसके कारण वहां से फ्लाइट्स ऑपरेट हो पा रही हैं। बट विदाउट एनी प्रोहिबिशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जो फ्लाइट चल रही थी उसको 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वो फ्लाइट्स इस मंथ में नहीं चलेंगी। एमएससीआई जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की एक इंडेक्स होती है, एमएससीआई इंडेक्स एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है, इंटरनेशनल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में फॉलोइंग एमएससीआई इंडेक्स। उसमें इंडिया की जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसको बढ़ा दिया गया है। तो फॉरेन ओनरशिप लिमिट्स जो थी एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्सेस में, इंडिया की सिक्योरिटीज की एक्सपोजर उसमें बढ़ा दी गई है, जिसके कारण इंडिया में $2.5 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है। और जो मेजर स्टॉक्स इसकी बेनिफिशियरी हो सकती है वो इंक्लूड करती हैं कोटक बैंक, इप्का लैब और पीआई इंडस्ट्रीज। इन तीनों स्टॉक्स की पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़ रही है, जिसके कारण काफी सारे इंटरनेशनल इनफ्लोज हो सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया की जो वेट है इन द एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स आते हैं, उसको बढ़ा के 8.7% कर दिया गया। तो इंडिया की वेटेज 8.7% हो जाएगी। और जो ये तीन नए स्टॉक्स, कोटक बैंक, इप्का लैब और पीआई इंडस्ट्रीज, इसमें इंटर कर रहे हैं, उसके कारण इनकी जो इसकी जो टोटल वेटेज होगी इंडिया की, वो 8.8% हो जाएगी। और जो करंट लेवल है वो 8.1% है। तो 0.7% की इजाफत होगी, जिसके कारण $2.5 बिलियन की इनफ्लो आ सकती है इंडियन मार्केट्स में। इसी कारण आपने देखा हो कि इन तीनों स्टॉक्स में बहुत गहमा गहमी रही, बहुत गर्मी रही इस हफ्ते। ओवरऑल कोटक बैंक, इप्का लैब और पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने काफी अप मूव दिखाई है। इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गई है। जो टोटल रिजर्व है इंडिया की, वो अभी करीबन $561 बिलियन के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई फिगर है। कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की, और मोस्टली हम उसमें बात करें कि Q2 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज के Q2 रिजल्ट्स की हम ओवरव्यू यहाँ पे लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने रिजल्ट्स डिस्कस किए Q2 के, और उसमें 27% की इजाफत आई है इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में, कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर।
और इसकी जो अर्निंग्स हुई है, जो प्रॉफिट्स हुई है, उसमें 17% इंक्रीज आई है नेट इंटरेस्ट इनकम में। तो 17% इजाफत नेट इंटरेस्ट इनकम में आई है, जिसके कारण इतनी अच्छी प्रॉफिट्स इस कंपनी ने दिखाई है। जो टोटल बैंक की एसेट क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। जो नेट एनपीएस है वो अभी हो गए हैं 0.64% कंपेयर टू 0.87% इन द अप्रैल टू जून क्वार्टर। और जो ग्रॉस एनपीएस है वो 2.55% है कंपेयर टू 2.7% इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो इसमें भी इंप्रूवमेंट आई है, बट इसमें एक कैच है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक दो बार, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है बैंक्स और सारे एनबीएफसी जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स है, कंपनीज है, उनको ये कहा है कि अभी अपने एनपीएस को वो कंसिडर नहीं करेंगे। जो अभी जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर था उसमें वो अब नए एनपीएस को काउंट नहीं करेंगे, जिसके कारण ये नंबर्स आपको थोड़े डिफ्लेटेड लग रहे होंगे। आर्टिफिशियली इनको अभी छोटा रखा गया है। अगर एनपीएस को काउंट करना अलाउ कर देती है सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई, उसके बाद ये नंबर्स फिर से जंप कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको थोड़ा संभल के रखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, उनके नंबर्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। एसबीआई लाइफ ने अपने जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें 131% का इंक्रीज दिखाया, इंप्रूवमेंट दिखाया। जो नेट प्रीमियम इनकम जो हमने एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स में भी डिस्कस की थी, उसमें 22% की इंक्रीज आई है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो एसबीआई लाइफ ने भी रोबस्ट नंबर्स प्रोड्यूस किए, जैसा हमने एचडीएफसी लाइफ के साथ देखा था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो एक्सपेक्टेड भी है कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस वी आर इन। भारतीय एयरटेल के भी जो रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे। उसकी जो कंसोलिडेटेड नेट लॉस है वो काफी घट गई है। एक साल पहले करीबन 23,000 करोड़ की लॉस दिखाई थी इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर। इस क्वार्टर में, इस साल के क्वार्टर में जो लॉस दिखाई है वो 763 करोड़ से। तो अभी भी जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोई प्रॉफिट नहीं हुई है। और यही टेलीकॉम कंपनीज में एक पंगा होता है, एक कंपटीशन का और एक गवर्नेंस का, रेगुलेशन का, हमेशा उसके ऊपर एक ओवरहैंग रहता है। तो अभी भी इनमें कोई प्रॉफिट्स तो नहीं आए, बट लॉस काफी नैरो हो गए। जहां पे 23,000 करोड़ के लॉस थे वो घट के 763 करोड़ हो गए। जो इनकी आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो 162 हो गई है, जो पिछले साल 128 थी। तो इसमें काफी इजाफत आई है। और इसका रीजन ये होगा कि बहुत सारे लोग अब इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले जो वो इंटरनेट केवल फोन वगैरह पे यूज करते थे, अब राउटर और फोन और वाईफाई वगैरह पे भी यूज कर रहे हैं। तो टोटल जो रेवेन्यू पर यूजर है वो काफी बढ़ गया है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे इनकी सस्टेन्ड अर्निंग्स रह सकती है फ्यूचर के लिए। सारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने आरपू में एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है। टाटा मोटर्स की भी जो रिजल्ट्स थी वो उसने थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। हालांकि इसकी अभी भी जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं वो नेट लॉस में ही है। 300 करोड़ के लॉस दिखा है कंपेयर टू अराउंड 200 करोड़ के लॉस इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो अभी भी लॉस इनकी बढ़ी हुई है। बट इनकी जो यूरोपियन बिजनेस है जेएलआर के थ्रू, जैगुआर लैंड रोवर के थ्रू, उसमें 463 मिलियन पाउंड्स का फ्री कैश फ्लो दिया है टाटा मोटर्स को। तो बहुत दिनों बाद इसने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। बहुत दिनों से जैगुआर लैंड रोवर की जो बिजनेस थी वो बहुत लॉस में चल रही थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स को बहुत लॉस हो रहा था। लेकिन अभी डोमेस्टिक बिजनेस इसकी थोड़ी डाउन है और जैगुआर लैंड रोवर ने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर डोमेस्टिक बिजनेस फिर से संभाल पाती है टाटा मोटर्स, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है इसकी नंबर्स। जो इसकी रिटेल सेल्स हैं वो 53% अप हैं फ्रॉम अप्रैल टू जून क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर था उसके रेस्पेक्ट में 53% अप हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी 12% डाउन है इसकी रिटेल सेल्स। तो धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है। लास्ट क्वार्टर में तो मोस्टली लॉकडाउन ही था, तो वहां पे तो कोई सेल्स उसके हुए नहीं होंगे, रिटेल सेल्स। तो इस क्वार्टर में तो इंप्रूवमेंट आनी ही थी, बट ईयर ऑन ईयर नंबर्स अगर कंपेयर करें तो अभी भी 12% डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एल की अगर बात करें तो एल ने भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। हालांकि 44% की, ऑलमोस्ट 45% की ड्रॉप आई है इसकी नेट प्रॉफिट में कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो 45% की ड्रॉप तो बहुत ज्यादा ड्रॉप है। बट इसकी जो ऑर्डर बुक है, इसने कहा कि अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इसकी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द क्वार्टर ड्रॉप 12% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और इसने 18 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं, 28,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इसने इस क्वार्टर में बैक की है। तो ऑर्डर बुक इसकी काफी शानदार है। आगे आने वाले कई सालों के लिए इसके ऑर्डर पड़े हुए हैं इसके पास। बट चूंकि लेबर की शॉर्टेज है, बहुत सारी जगह पे अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह से खुले नहीं है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह उतनी हो नहीं रही है, कैपेक्स उतना हो नहीं रहा, जिसके कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी नुकसान हुआ। अभी भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग नहीं है। नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे 1400 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट्स, बट उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है।
एक्सिस बैंक ने बहुत शानदार रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसकी जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो करीबन 1700 करोड़ की हो गई है, कंपेयर टू नेट लॉस ऑफ 112 करोड़ इन द सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर में जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में इसकी नेट लॉस थी करीबन 112 करोड़ की, और इस साल के सेम क्वार्टर में इसने 1700 करोड़ के प्रॉफिट्स दिखाए। तो काफी इंप्रूवमेंट आई है। इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 20% राइज की है, इसने इंक्रीज किया है 20% नेट इंटरेस्ट इनकम को, और एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, एक्चुअल एसेट क्वालिटी का हमें तभी अंदाजा पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट एनपीएस डिक्लेयर करने की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा देगी, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या है एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की। टाइटन कंपनी ने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। इसकी जो नेट प्रॉफिट्स थी वो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट थी वो करीबन 38% ड्रॉप हुई है। द टोटल इनकम फेल 1.72% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इसके अगर सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस में 2.3% का ड्रॉप था, वॉचेस एंड वेयरेबल्स में 44% का ड्रॉप था, जो कि एक्सपेक्टेड है। कोई अभी सब लोग तो घर में है, तो वॉचेस और वेयरेबल्स पहनेगा कौन। और आई वेयर में 39%, तो लोग बाहर जा नहीं रहे, धूप लग नहीं रही, तो 39% की तो ड्रॉप आनी ही थी। इसके सेल्स आगे चल के कैसे रहते हैं वो तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। हो सकता है फेस्टिव सीजन में इसकी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सेल्स में, और प्रॉफिट्स में थोड़ी अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हो कंपेयर टू दिस क्वार्टर, लेकिन अभी तक कुछ खास सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए वो थोड़े मिक्स्ड बैग थे। इसकी जो जियो और रिटेल आर्म है उसने तो अच्छा फंक्शन किया है, बट इसके जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स हैं वो 15% ड्रॉप कर गए हैं कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के मुकाबले 15% की ड्रॉप है इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेवेन्यूज इसकी ड्रॉप हुई है करीबन 24% के आसपास। रिलायंस जियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसकी नेट प्रॉफिट 185%, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, ₹2,2844 ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। और रेवेन्यू भी 33% उसमें इंक्रीज आई है, और नेट प्रॉफिट्स में तो 185% की रेवेन्यू में इंक्रीज आई है। आरपू जैसा हमने भारतीय एयरटेल के लिए बात की थी, इसके भी आरपूस इंप्रूव किए हैं। इसके आरपूस 145 पहुंच गए कंपेयर टू 140, लेकिन भारतीय एयरटेल में और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई थी कंपेयर टू रिलायंस। तो रिलायंस की आपको पता है कि कितनी कॉम्पिटिटिव रेट्स होती हैं, फ्री में डेटा बांटते चलते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी आरपूस तो अभी थोड़ी कम है कंपेयर टू भारतीय एयरटेल। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये आगे चल के कैसी अग्रेसिव प्राइसिंग रखते हैं, क्या ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करते हैं, या फिर अभी भी इनका इंटेंट कस्टमर एक्विजिशन रहता है, तो उसके चलते फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इनको रखनी पड़ेगी। तो वो हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। उसी बीच Amazon और रिलायंस के बीच में जो एक टसल चल रही है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, वहां पे Amazon को थोड़ी एक फेवरेबल रूलिंग मिली है। उन्होंने जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल आर्म की जो सेलिंग हुई थी रिलायंस को, उसको अभी थोड़ा रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर रिटेल हैज बीन टोल्ड बाय द आर्बिट्रेशन पैनल सिंगापुर टू नॉट प्रोसीड विद द डील विद रिलायंस रिटेल। तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ने तो फ्यूचर रिटेल को कहा कि वो अपनी बिजनेस को रिलायंस रिटेल को नहीं बेच सकते हैं, बट रिलायंस रिटेल ने इंटरनली ये कहा है कि उनकी जो ये सेंटर है आर्बिट्रेशन सेंटर, उसकी इंडिया में जुरिस्डिक्शनल कोई राइट नहीं है, उस इंडिया में कुछ नहीं कर सकते वो, और वो फ्यूचर रिटेल की डील के साथ प्रोसीड कर रहे हैं एज प्लान। तो ये एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया। अभी देखना पड़ेगा कि क्या इसको अमेजोन और परस्यू करती है विद इन इंडिया जुरिस्डिक्शन, या फिर कोई एक अलग तरह की कोई डील होती है अमेजोन और रिलायंस के बीच में, जिसमें अमेजोन को कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाता है रिलायंस के द्वारा। तो ये आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कैसे इवॉल्व करती है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक डील किया हार्ली डेविडसन के साथ, जैसा आपको हमने डिस्कस किया था जब हमने टॉप ऑटो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, तो हमने एक डिस्कस किया था कि आइशर मोटर्स को इसका फायदा हो सकता है हार्ली डेविडसन इंडिया से जाती है। तो हार्ली डेविडसन इंडिया से एग्जिट कर चुकी है पूरी तरह, तो हीरो मोटर्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हुई है उस हिसाब से, लेकिन केवल सेल्स और सर्विस हीरो मोटर्स करने वाली है हार्ली डेविडसन की। और हीरो थ्रू इट्स नेटवर्क विल आल्सो सेल द वेरियस पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, मर्चेंडाइज, राइडिंग गियर्स, अपैरल एटसेट्रा थ्रू इट्स नेटवर्क। तो हार्ली डेविडसन की जितनी भी सेल्स एंड सर्विस वाली ऑपरेशंस थी वो उसने हीरो मोटर्स को दे दिया है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी हार्ली डेविडसन खुद कर रही है, और इंटरनेशनली उसको फिर वो एक्सपोर्ट करेगी टू हीरो मोटर्स विच विल सेल एंड सर्विस इट्स प्रोडक्ट्स। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी की जो पी है वो काफी इस बार आपने देखा होगा कि ये करीबन 34-35 के आसपास पहुंच गई थी, उसमें गिरावट आई है। तो ये एक अच्छी बात है, मार्केट में कंसोलिडेशन आनी चाहिए, एक हेल्दी करेक्शन आनी चाहिए, जिससे निफ्टी का जो पी है वो अपने एवरेज 21 से 25 के बीच में अब जो रहता है इसका, उससे तो काफी आई है अभी भी, बट उसमें थोड़ी गिरावट आई है, 32 के आसपास ये नंबर आ गई है। और इसमें दो फैक्टर्स है, एक तो निफ्टी में करेक्शन आई है उसके कारण ये निफ्टी की पी कम हुई है, प्लस आप देख सकते हैं कि निफ्टी
अर्निंग्स हैव इम्प्रूव्ड मार्जिनली। ये नंबर हम देख रहे थे कि ये 347 345 के आसपास हुआ करता था, तो उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है जो कि फंडामेंटली साउंड है। और इस चार्ट में भी आप वो बात देख सकते हैं, निफ्टी की ईपीएस में, अर्निंग्स में थोड़ी जंप आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही एक सस्टेनेबल रीजन हो सकता है। निफ्टी की अर्निंग्स जब सुधरेंगी तभी निफ्टी की पी थोड़ी सस्टेनेबल लेवल पे, टीनेबल लेवल पे आ सकती है। तो निफ्टी की ईपीएस थोड़ी इंप्रूव हुई है, इसमें बहुत सारे कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया, मेजॉरली आईटी कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया है। तो उम्मीद यह है कि अगर आगे चल के ये ईपीएस थोड़ी इंप्रूव होती है तो निफ्टी की जो पी वैल्यू वो थोड़ी स्टेबलाइज हो सकती है, अपने एवरेजेस के आसपास आ सकती है। तो निफ्टी की पी दोनों तरह से इंप्रूव हो सकती है। इंप्रूव का मतलब कि अपने एवरेजेस के आसपास दो तरह से आ सकती है। एक तो या तो मार्केट में करेक्शन है जिसके कारण, प्राइस मूवमेंट के कारण करेक्शन आएगी तो निफ्टी की पी नीचे आएगी, या फिर अर्निंग्स ऊपर चले जाए तो फिर निफ्टी की पी फिर से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा हेल्दी मेथड है, क्योंकि दैट मीन्स कि द कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल एंड दैट मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट इज मोर सस्टेनेबल। और निफ्टी की पी में आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों बाद एक गिरावट आई है। बहुत दिनों से ये काफी एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहा था, उसमें थोड़ी गिरावट आई है, तो ये एक अच्छा साइन है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो है 1.03, तो 1 से थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो जैसा आपको पता होगा 1 से जब ये वैल्यू ज्यादा होती है तो निफ्टी में थोड़ी बेरिशनेस के सेंटिमेंट्स रहते हैं, थोड़ी बेरिशनेस रहती है। और अगर ये वैल्यू 1 से कम होती है तो थोड़ी बुलिशनेस रहती है। तो अभी मार्जिनली बेरिश है, बहुत ज्यादा कोई खास 1 से बहुत ज्यादा ये वैल्यू नहीं है, तो अभी भी मार्जिनली बेरिश है, हार्डली बेरिश आप कह सकते हैं। तो न्यूट्रल टू मार्जिनली बेरिश आप कह सकते हैं कि निफ्टी अभी न्यूट्रल टू मार्जिनली बेरिश है, जिसके कारण मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एटलीस्ट इन द नियर टर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। निफ्टी में क्रैश आने की संभावना अभी भी मुझे कम लग रही है, क्योंकि सारे बैंक्स और सारी जो रिजर्व्स हैं, इंडिया की आरबीआई है या फिर फेडरल रिजर्व है, वो सभी कह रहे हैं कि लिक्विडिटी सपोर्ट वो देते रहेंगे, जब तक जरूरत हो तब तक इकोनॉमी को वो लिक्विडिटी सपोर्ट देते रहेंगे। तो जब तक ये लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं होगी तब तक क्रैश आना तो मुश्किल है। लेकिन यूएस में चूंकि स्टिमुलस में डिले हो रहा है, सब जगह कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, रिसर्जेंस हो रही है सेकेंड वेव की, तो इन सभी के कारण करेक्शन और कंसोलिडेशन, इन दोनों का चक्कर अभी लगा रहेगा यूएस में, जब तक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी ट्यूसडे को ही होने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वो जब तक रहेगा, जब तक कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती कि कौन नया प्रेसिडेंट है, तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, जिसके कारण कंसोलिडेशन आ सकती है और करेक्शन भी हो सकती है। 5-10% की अगर करेक्शन हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इन द करंट सर्कमस्टांस ये है कि आप अपनी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, इससे आपकी फोमो की फीलिंग नहीं आएगी और डेस्परेट होके आप एक ही दिन में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर डालोगे और फिर बाद में पछताओगे नहीं। तो आपको फोमो नहीं होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट रेगुलर डिसिप्लिन मैनर में चलती रहेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और बाई अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ कि 5-10% की जब गिरावट है मार्केट में, तो आप अपनी एसआईपी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। लेट्स से आप 20,000 30,000 की एसआईपी करते हैं, अगर आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके पास कोई कैश बिल्डअप है, और इसी के कारण मैं कहता हूँ कि अपनी कैश बिल्डअप को आप हमेशा हेल्दी वे में बना के रखें। तो अगर आपकी कैश बिल्डअप एक हेल्दी पोजीशन पे है, अच्छी खासी बनी हुई है, तो आप अपनी एसआईपी को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में 5-10% की गिरावट आती है, मार्केट लेट्स से 11,000 11,500 तो पे तो है ही अभी, 10,500 11,000 तक भी पहुंचता है, तो आप अपनी एसआईपी को, या फिर आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, ताकि आपको लोअर लेवल्स पे अच्छी एक्यूमुलेशन के चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। अपनी जो हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको स्टैगर करके रखें। जैसा मैंने कहा, मार्केट में अच्छी खासी जब गिरावट आती है तो अपने हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट को आप डिप्लॉय करें, वहां पे आप हेजिटेट ना करें, लेकिन एक ही बार में सब इन्वेस्टमेंट ना करें, स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उससे आपकी जो कंफर्ट है, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और आपकी कंफर्ट लेवल अच्छी रहेगी, क्योंकि आप हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी अप्रोच इंडेक्स इन्वेस्टिंग, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो ठीक ही है, एक तरह से हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच मुझे लगती है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, अच्छे स्टॉक्स को स्पॉट करें, उनको वॉच लिस्ट में तैयार रखें उनको, और जैसे ही वो आपके डिजायर्ड प्राइस लेवल पे, कंफर्टेबल प्राइस लेवल पे आते हैं, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट तगड़ी लेवल पे कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छी कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिले। तो वो तभी होगा जब आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। हम संडे की एक सेकंड वीडियो हमेशा हर वीक बनाते हैं, जिसमें कि हम
उस वीक जो भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे आपको मिल रहे होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, उनके प्राइस लेवल्स की डिस्कशन करते हैं, ताकि आप उनको एक वॉच लिस्ट में डाल सकें अगर आप चाहें तो। अगर उन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम ट्रेडिंग आइडियाज नहीं डिस्कस करते या फिर कोई स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जो भी स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे मिल रहे हैं उसकी डिस्कशन करते हैं संडे की सेकंड वीडियो में। तो उस वीडियो को आप हर वीक फॉलो कर सकते हैं और उससे अपनी वॉच लिस्ट तैयार करके रख सकते हैं, उन सारे प्राइस लेवल्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं और जैसे ही उस प्राइस लेवल पे वो स्टॉक्स आते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं इन अ स्टैगर्ड मैनर। सम स्टॉक्स में ऑफर वैल्यू प्रोपोजिशन बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी एज इट मैनिफेस्ट। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी आती है और खासकर स्टॉक स्पेसिफिक आप अगर रहेंगे तो आपको बहुत सारी वॉलेटिलिटी के फायदे उठाने के मौके मिलेंगे। इंडेक्स लेवल पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, 1% 2% अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन कुछ कुछ स्टॉक्स में 4% 5%, यहाँ तक कि कभी कभी 10% की भी मूवमेंट आती है। तो वैसी जब मूवमेंट आती है, ऐसी वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वीकली रिव्यू में, वो स्टॉक्स जैसे ही किसी अच्छे प्राइस लेवल पे आते हैं, इन्वेस्टिंग कंसिडरेशन के लेवल पे आते हैं, तो मैं एक नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ और उसको आप क्विकली फॉलो करके एक अपनी डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, कि आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं और उस प्राइस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आपको एक क्विक नोटिफिकेशन मिल जाता है, प्रॉम्प्ट मिल जाता है कि वो स्टॉक्स अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आप उन पे कुछ एक्शन ले सकते हैं अगर आपको वो सही लगते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो कीप बिल्डिंग कैश पोजीशन, डिप्लॉय इंटेलिजेंटली, जैसा हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया है, आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छे खासे लेवल में बना हुआ रहेगा। मैं यूजुअली ये एम्प्लॉय करता हूँ कि 25 to 30% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो कैश में रख सकते हैं आप, क्योंकि आपके दो तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो आप अच्छे लेवल्स पे उसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, दूसरी आपकी एंग्जाइटी नहीं होती, आपको एक कंफर्ट लगता है हमेशा, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मार्केट में नीचे गिरावट आती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपको इंतजार भी रहता है कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपको ये नहीं लगता कि मार्केट गिर जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो आपको दो तरह के फायदे होते हैं, एक तो मेंटल पीस रहता है, मेंटल एंग्जाइटी नहीं होती है, और दूसरा आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के मौके मिलते हैं धीरे धीरे। तो अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, तगड़ी बना के रखें, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटीज आए मार्केट में तो हम तरीके से अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी, आपको कभी ना कभी हेल्प करेगी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में और लॉन्ग टर्म में आपकी काफी मदद होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।